Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the two types of diseconomies of scale. These two types are internal diseconomies of scale and external diseconomies of scale. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को डिफाइन किया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस हाउस या कोई भी कंपनी अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी से बाहर जाकर एक्सपेंड करना शुरू कर देती है तो जो उसकी कॉस्ट पर यूनिट है वो लगातार इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जब तक वो लगातार डिक्रीज होती रहती है तब तक तो कंपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के स्कोप में रहती है और उसका एडवांटेज लेती रहती है। लेकिन जब कंपनी अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी से बाहर जाकर लगातार आउटपुट के स्केल को इंक्रीज करती चली जाती है तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होती चली जाती है। देन सच आ सिचुएशन इज नोन एज द डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसके लिए मैंने आपको एक ग्राफ स्टडी करा था लास्ट टाइम। ये था वो ग्राफ। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो फर्म है वो अपने ये ऑप्टिमम कैपेसिटी है, दिस इज द OQ लेवल ऑफ आउटपुट, जो फर्म की ऑप्टिमम कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक फर्म जब प्रोडक्शन करती है, अपने लेवल ऑफ आउटपुट को यहां तक इंक्रीज करती है तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट मिनिमम है। लेकिन जब ऑप्टिमम कैपेसिटी से बाहर जाकर लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज कर रही है तो यहां लगातार उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है दैट इज इंक्रीजिंग। So this particular situation from here to there is known as the diseconomies of scale. जब आउटपुट OQ1 था तो कॉस्ट OC1 दिखाई दे रही है आपको। आउटपुट OQ1 से बढ़कर OQ2 हो गया तो कॉस्ट भी OC1 से बढ़कर OC2 हो गई। क्लियर? यानी जैसे जैसे स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट पर यूनिट भी लगातार इंक्रीज हो रही है। तो हम इस सिचुएशन को नाम देते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का। ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। दिस इज नोन एज द इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब क्या होगा? ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के खुद के एफर्ट्स की वजह से जिन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है उनको हम इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में काउंट करते हैं। These diseconomies can arise from technical issues of production or organizational issues within the structure of a firm or industry। यानी कि जब फर्म के साथ में कोई टेक्निकल इश्यू इन्वॉल्व होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशनल इश्यू इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से फर्म की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है तो इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का केस बनता है। इसको हम डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर 5 टाइप्स में इसको डिस्कस किया है। द फर्स्ट वन इज द टेक्निकल डिसइकोनॉमीज, सेकंड वन ऑर्गेनाइजेशनल डिसइकोनॉमीज, द थर्ड वन इज फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज, फोर्थ वन कॉम्पिटिटिव और मोनोपोली डिसइकोनॉमीज एंड द लास्ट वन इज द परचेजिंग डिसइकोनॉमीज। तो पहले हम बात करते हैं टेक्निकल डिसइकोनॉमीज की। क्या मतलब है? जितने भी इक्विपमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं उनकी एक क्या होती है? एक ऑप्टिमम कैपेसिटी होती है। अगर आप उस ऑप्टिमम कैपेसिटी तक उन पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स या मशीनरीज को यूज कर रहे हो तब तो वो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो लगातार कॉस्ट की आपको कॉस्ट पर यूनिट को डिक्रीज करती रहेंगी। लेकिन अगर उस ऑप्टिमम कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर अगर आप उन इक्विपमेंट्स या मशीनरीज का यूज करोगे तो उनकी जो एफिशिएंसी है और इफेक्टिवनेस है दोनों पर इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा और वो लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी और इस तरीके से वो कॉस्ट पर यूनिट को कम करने की बजाय बढ़ाती चली जाएगी। ये कहलाती है टेक्निकल डिसइकोनॉमीज। पॉइंट इज क्लियर? क्योंकि जब आप ऑप्टिमम कैपेसिटी से ज्यादा यूज करोगे तो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई हो जाएगी और ब्रेकडाउन्स भी लगातार बढ़ते चले जाएंगे, एक्सीडेंट भी इनकर होते चले जाएंगे और इन सब की वजह से लॉसेस बढ़ेंगे, कॉस्ट बढ़ेगी और कॉस्ट बढ़ने से डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्टेंस में आएगी। क्लियर? सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। द सेकंड पॉइंट इज द ऑर्गेनाइजेशनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये क्या होती है? दिस इज ड्यू टू द इनएफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मैनेजमेंट किस में इन्वॉल्व होता है? प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, कंट्रोलिंग में
और कोऑर्डिनेटिंग में ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में। ये वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ को प्लान करता है, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन रेफरेंस में, जिनको ये प्रॉपर्ली प्लान करता है, उनकी ऑर्गेनाइजिंग फॉलो करता है, कंट्रोलिंग फॉलो करता है और उनको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करता है। जब आपका आउटपुट ऑप्टिमम लेवल से एक्सीड हो जाता है तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती हैं और जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है वो लगातार कम होती चली जाती है। कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है, कंट्रोलिंग की प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ जब ऑर्गेनाइजेशन अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को इंक्रीज करता है तो उसे अपने साइज को इंक्रीज करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको लेवल ऑफ मैनेजरियल हायरार्की को इंक्रीज करना पड़ता है। जब मैनेजरियल हायरार्की एक लेवल से ऊपर बढ़ती चली जाती है तो उसका लोड टॉप लेवल पर आता है और टॉप लेवल को इसके साथ में कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से एक्टिविटीज़ को कंप्लीट होने में डिले होता है, उनको कंप्लीट होने में टाइम ज़्यादा लगता है। कोऑर्डिनेशन प्रॉपर ना होने की वजह से एफिशिएंसी लगातार कम होती चली जाती है और वेस्टेज रिसोर्सेज की लगातार बढ़ती चली जाती है। इन सारे रीजंस की वजह से जो कॉस्ट है वो लगातार इंक्रीज होती चली जाती है। सो दिस इज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। द थर्ड वन इज द फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन एक स्केल से ज़्यादा अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करती है तो उसको ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो फाइनेंस है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए वो डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज को सर्च करेगा। ये वो रिसोर्सेज होती हैं जिनको वो पहले ही यूटिलाइज कर चुका होता है और अब अगर वो और फाइनेंस इनसे अवेलेबल कराता है तो उसकी कॉस्ट उसे ज़्यादा पे करनी होती है। और कभी कभी क्या होता है, ये रिसोर्सेज इसको फाइनेंस अवेलेबल कराने से मना भी कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो कॉस्ट है फाइनेंस के अवेलेबिलिटी के रेफरेंस में, उसकी कॉस्ट लगातार इंक्रीज होती चली जाती है एक पर्टिकुलर लेवल से आगे ऑपरेशंस को इंक्रीज करने के बाद। तो इसे हम फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज द कॉम्पिटिटिव और मोनोपोली डिसइकोनॉमीज, क्योंकि जब एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करती है तो उसका एक लार्ज शेयर मार्केट में होता है और कभी कभी मोनोपोली जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। उस मोनोपोली कंडीशन को ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को डिफरेंट टाइप की जो एड्स प्रोवाइड कर रही थी या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी उनको देना वो बंद कर देती है। पर्पस क्या है, उनकी मोनोपोली को फिनिश करना। इसकी वजह से इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम इस पर्टिकुलर डिसइकोनॉमी को मोनोपोली डिसइकोनॉमीज का नाम देते हैं। और एक कॉम्पिटिटिव डिसइकोनॉमी भी होती है इसके अंदर, जब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है तो उस कंपटीशन के बढ़ने की वजह से जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है या लेबर की अवेलेबिलिटी है या जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि कंपटीशन है मार्केट के अंदर। तो हर कोई उस पर्टिकुलर इनपुट को अवेलेबल करना चाहता है क्योंकि उनकी सप्लाई लिमिटेड होती है। इसी वजह से उनके प्राइजेस भी लगातार बढ़ते चले जाते हैं और उनके प्राइस बढ़ने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो हम इस कंडीशन को कॉम्पिटिटिव एंड मोनोपोली डिसइकोनॉमीज में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट वन इज द परचेजिंग डिसइकोनॉमीज। परचेजिंग का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट टाइप के इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है। जब उसको एक लिमिट से ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होने की वजह से एक टाइम के बाद हायर कॉस्ट में, हायर प्राइस में वो रिसोर्सेज या वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल उन कंपनीज को अवेलेबल हो पाते हैं। यानी कि पहले जिन रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए कंपनी कम कॉस्ट पे कर रही थी, अब उन्हीं रॉ मटेरियल के लिए उसको ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो हम इस डिसइकोनॉमी को परचेजिंग डिसइकोनॉमीज में कंसीडर करेंगे। So that is clear. So these all are the diseconomies of scale due to internal factors of the organization. अब हम बात करते हैं सेकेंड वन की। दिस इज नोन एज द एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये क्या होती हैं? ये जो डिसइकोनॉमीज है, these are not suffered by a single firm, but all the firms operating in a given industry are suffered by such type of diseconomies of scale. क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। अब अगर उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो चेंजेस हो रहे हैं दे आर हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री, और उसकी वजह से इंडस्ट्री में
गुड्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट लगातार इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को क्रिएट करेगी और इसका जो नुकसान होगा, यानी कि इसकी वजह से जो लॉस क्रिएट होगा, दैट इज नॉट सफर्ड बाय अ सिंगल फर्म बट बाय ऑल द फर्म्स इन अ गिवन इंडस्ट्री। हर फर्म इंडस्ट्री के अंदर इस लॉस को सफर करती है और उसको इस लॉस को कंप्लीटली बियर करना पड़ता है अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कोई चेंज होते हैं तब। ये क्यों राइज होती है? क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या हो रही है, उनका कंसंट्रेशन हो रहा है और लोकलाइजेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, और जब वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से डिफरेंट टाइप की एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर फर्म है, एक पर्टिकुलर एरिया है, और उस एरिया में स्टार्ट किए गए ऑपरेशन की वजह से या गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए डिफरेंट सब्सिडीज या टैक्स डिडक्शन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने वहां ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग में जब तक जो इसकी कैपेसिटी है तब तक अगर इंडस्ट्रीज अपने आप को सेटअप करती हैं तब तक तो कॉस्ट लगातार कम होती चली जाएगी, लेकिन जब एक पर्टिकुलर पॉइंट से या पर्टिकुलर नंबर ऑफ फर्म से ज़्यादा फर्म्स उस एरिया में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, तो उस केस में कॉस्ट लगातार इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो मेन फैसिलिटीज़ हैं उन पर बर्डन बढ़ता चला जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट राइज होगी क्योंकि ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। कंपटीशन लगातार बढ़ता चला जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स बढ़ते चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई तो लिमिटेड है तो उसके प्राइस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा फर्म्स के द्वारा उस रॉ मटेरियल की सप्लाई, उस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। लेबर लिमिटेड है और लेबर की डिमांड लगातार बढ़ने से लेबर के प्राइजेस लगातार बढ़ते चले जाएंगे, तो इनकी वजह से क्या होगा, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी जो डिमांड है वो लगातार इंक्रीज होगी और सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से इनके प्राइजेस क्या होंगे, लगातार इंक्रीज होते चले जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज अराइज होंगी। जब इसके साथ साथ जब फर्म्स का एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसका हैवी प्रेशर पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर, उसका हैवी प्रेशर पड़ता है ऑन डिफरेंट फैसिलिटीज़, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, इन सारी फैसिलिटीज़ पर उसका एक हैवी प्रेशर पड़ता है और हैवी प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, इनकी कॉस्ट भी लगातार इंक्रीज होती चली जाती है और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज की कंडीशंस क्रिएट होती हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। थैंक यू।